नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आपदा की इकाई 6 यानी आखिरी अध्याय है यह आपदा और अस्तित्व पाठ का नाम है। दोस्तों, यह पाठ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में से लगभग 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बता दूं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा है कि बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं स्वाभाविक है। दोस्तों, यहाँ आप बात समझे कि बाढ़ होता है या सुखाड़ या चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाएं स्वाभाविक हैं। ठीक है। तो दोस्तों, तथा हम इसे रोक नहीं सकते। क्या आप बाढ़ को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। सुखाड़ को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। चक्रवात को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। जैसे अभी चक्रवात आया हुआ था अम्फा, उसे आप रोक सकते थे? नहीं। उसकी स्थिति जो थी वो बहुत ही भयानक थी। वहां अगर हम सतर्क ना बरते तो क्या होता? लाशों की लाशें ढेर हो जाती ना। तो इसे हम क्या रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। हमें आपदा पूर्व से ही बचाव की तैयारी करनी चाहिए ताकि कम से कम क्षति हो और अधिक से अधिक लोगों को जान माल की सुरक्षा मिल सके। ठीक है दोस्तों, इन सभी आपदाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सतर्क रहना चाहिए ना। सतर्क नहीं रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, एक आगे पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 जनवरी 2001, याद रखिएगा कि 26 जनवरी 2001 की तिथि को भुज में 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया। दोस्तों, यह जो भूकंप था भारत में सबसे भयानक भूकंप था। कब? 26 जनवरी 2001 की तिथि में। कहाँ हुआ था? तो भुज में हुआ था। कितनी तीव्रता पे थी? तो 6.9। ठीक है। उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि 13,000 से अधिक लोग मारे गए थे और कम से कम 2 लाख लोग जो थे वो क्या हुए थे? जख्मी हुए थे। ठीक है। जो कितने जिले के अंतर्गत हुआ था? तो 21 जिले इसके अंतर्गत थे और उस 21 जिले उसके चपेट में आए हुए थे। लगभग 3.5 लाख जो थे पक्के मकान क्या ध्वस्त हो गए थे। 1.5 लाख लगभग समझ लीजिए झोपड़ियां नष्ट हो गई थी। तो यह भूकंप जो हुआ था बहुत ही भयानक हुआ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। भूकंप जैसी आपदाएं, देखिए, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के लिए सुरक्षित आवास निर्माण के महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि भूकंप जो आता है यह क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब इससे हमें बचने के लिए अपने मकानों को यानी अपने घरों को कैसे बनाएं ताकि हम भूकंप रोधी हो सके ना दोस्तों। तो हम सबसे पहले चलते हैं पॉइंट पे। इस हिसाब से अगर हम घर बनाएंगे तो हमें क्षति नहीं होगी, नुकसान हमें नहीं होगा। तो चलिए, पहला पॉइंट है दोस्तों कि भवनों को आयताकार होना चाहिए। भवनों को कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए बात को कि भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जहां तक हो सके T, L, U तथा X आकार के भवनों को छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाना चाहिए। किस आकार में होना चाहिए दोस्तों? T, L, U और X आकार में होना चाहिए और छोटे छोटे आयत में बांटकर इसका घर का नक्शा बनाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सके। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। हम घर जो बनाते हैं उसका बेस नींव ही होता है। नींव को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो मेरा मकान गिर जाएगा, भूकंप अवरोधी नहीं हो पाएगा।
कहते हैं दोस्तों ना कि अगर मेरा नींव कमजोर हो तो हम आगे की ओर अच्छे से नहीं जा सकते हैं। अच्छे से तैयारी, अगर नींव आपका कमजोर है तो क्या आप अच्छा आईएएस बन पाएंगे? नहीं। तो नींव को सबसे पहले मजबूत करिए, तभी आप आईएएस बन पाइएगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर है गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए तथा 2 भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। कम से कम घर बनाए तो दूरी जरूर बरकरार रखें, भवन की दूरी बनाए रखें। गली जो होना चाहिए और क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। सड़क भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। तभी हम भूकंप को अपने वश में कर सकते हैं, भूकंप से हम बच सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भूस्खलन के 5 रूप होते हैं। दोस्तों भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भूस्खलन के 5 रूप होते हैं। दोस्तों अब इसके 5 रूप कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचड़े का नीचे आना। देखिए बारिश जब होती है तो क्या होता है? मिट्टी और कचरे जो होती है वो नीचे चली आती है। ठीक है। तो भूस्खलन के 5 रूप को मैं बता रहा हूं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंकर पत्थरों का सिखसना, यानी कंकर पत्थर जो है एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंकर पत्थर का गिरना। ठीक। 4था नंबर है चट्टानों को खिसकना। 5वां है चट्टानों का गिरना, यानी भूस्खलन के 5 रूप। ठीक। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं इसके बचाव। भूस्खलन से बचाव कैसे किया जा सकता है, इस बात पे हम जानेंगे कि भूस्खलन से बचने का उपाय, हम इससे कैसे बच पाएंगे। तो 1 नंबर पॉइंट मैंने रखा है मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त नींव बनाना, यानी कि मिट्टी के प्रकृति के अनुरूप क्या बनाना? नींव बनाना। ढलवा स्थानों पर आवासों का निर्माण न करने, यानी कि ढाल जहां हो वहां आवास का निर्माण करिएगा तो आवास क्या होगा? गिर जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है सामान्य एवं वैकल्पिक संचार प्रणालियों की समुचित व्यवस्था होना। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। इससे आप भली भांति समझ लिए, जान लिए, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आप देख रहे हो तो एक लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं सुनामी की ओर। सुनामी को मैंने बहुत बार चर्चा किया था आप लोगों को आपदा प्रबंधन में, लेकिन फिर भी मैं सुनामी आप लोगों को बता देता हूं कि 26 दिसंबर 2004 के बाद आप भली भांति समझ गए होंगे कि सुनामी कितना विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी को न तो रोका जा सकता है और न ही इसके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों मैंने बताया कि 26 दिसंबर 2004 भुज में जो भूकंप आया था, इतना बड़ा क्षति हुआ था। इससे बचने के लिए हम बहुत तरह के उपाय भी आपको बताए, लेकिन इससे प्रभाव को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है और कुछ नहीं। चलिए अब हम चलते हैं कि सुनामी से बचने का तरीका, या आप बोल सकते हैं इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए कैसे प्रभाव को कम किया जा सकता है, यहां जान लेते हैं। जहां सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहां लोगों को तटीय भाग को अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहन करना, यानी जहां पे दोस्तों लहरें आती हो, प्रायः सुनामी के लहरें आते हो, जैसे कि बंगाल की खाड़ी के पास अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हो तो वहां आप मकान न बनाए, उससे कहीं दूर बनाए, क्योंकि वहां जब सुनामी की प्रभाव आएगी तो सबसे पहले चपेट में आप आइएगा, आपका क्षति होगा। इसलिए आप वहां से दूर कहीं और बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है। उसके बाद दोस्तों है समुद्र तटीय भाग में सघन वृक्षारोपण से सुनामी लहरों की तीव्रता को कमी किया जा सकता है। दोस्तों जहां सुनामी आती हो, यानी वहां पे क्या करेंगे हम कि वृक्षारोपण करेंगे, यानी वृक्ष को लगाएंगे ताकि उसके प्रभाव को यानी तीव्रता को क्या किया जाता है? कम किया जा सके। उसके बाद दोस्तों है मेरा तीसरा पॉइंट, नगरों एवं पत्तनों को बचाने के लिए कंक्रीट अवरोध का निर्माण होना चाहिए। वहां पे दीवारों जहां
सुनामी आती हो वहां पे क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी दीवार बना देंगे, कंक्रीट का यानी कि सीमेंट का बोरा जैसा होता है उसको वहां पे रख देंगे और दीवार बना देंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट से करीब 100 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। जहां सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं वहां ऊंचे मकान स्थान तट से करीब कितने मीटर दूरी होना चाहिए, तो 100 मीटर की दूरी पर बनना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अब सुखाड़ की ओर, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुखाड़ क्या है दोस्तों, तो सुखाड़ अचानक नहीं होता। सुखाड़ जो होता है वो अचानक नहीं होता है, यह संकेत देकर आता है कि सुखाड़ होने वाला है, किंतु इसके अंत का अवधि निश्चित नहीं होता है। दोस्तों सुखाड़ जब उत्पन्न हो तो आपको संकेत मिल जाता है बारिश नहीं हो पाती है, तो आप समझ लीजिएगा सुखाड़ उत्पन्न होगा, लेकिन उस अवधि क्या होता है, उसका सुखाड़ का अवधि निश्चित नहीं होता कि कब तक सुखाड़ रहेगा। इसके पहले जो था हम लोग का साल 2018, 19, 17 वो क्या था, सुखाड़ था। उस समय बारिश नहीं हुई थी, बहुत लोग क्या थे, अस्त व्यस्त थे ना, उनका जीवन अस्त व्यस्त है, कृषि नहीं हो पा रही थी। अब चलते हैं कि सुखाड़ के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः सुखाड़ के प्रकार 3 होते हैं। एक सामान्य सुखाड़, दूसरा कृषि सुखाड़ और तीसरा होता है मौसमी सुखाड़। याद रखिएगा सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़ और मौसमी सुखाड़ होते हैं। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि शुष्क कृषि पद्धति क्या होता है और इसकी विधि क्या होती है। दोस्तों जान लें पहले हम कि जिन क्षेत्रों में प्रायः सूखा पड़ा रहता है उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। जहां सुखाड़ उत्पन्न हो जाए वहां क्या होता है कि शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है, जहां खेती करने में क्या होता है, लाभप्रद प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो सूखे की स्थिति में हम शुष्क कृषि पद्धति को कैसे अपनाएं, इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो खेतों की गहरी जुताई ताकि धरातल के नीचे की नमी युक्त मिट्टी ऊपर आ जाए। ठीक है दोस्तों, एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ऐसी फसलों की बुआई जो सूखे को अधिक सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा पॉइंट है सामान्य ऊंचाई विधि के स्थान पर ड्रिप तथा छिड़काव विधि से सिंचाई करना। ठीक। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि ऐसे बीज का उपयोग जो कम समय में फसलों को उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पांचवा है ढाल के समकोण पर बांध बनाना तथा खेती को सीढ़ीनुमा बनाना, जिससे जल का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। दोस्तों यह अध्याय यानी आपदा प्रबंधन अब समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को लोकतांत्रिक शास्त्र पढ़ाऊंगा, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे जैसे चल रहा है बायो, सोशल साइंस और इंग्लिश, 3 विषय चल रहा है दोस्तों। तो तीनों जब समाप्त हो जाएंगे, तीनों तो नहीं होंगे लेकिन सोशल साइंस समाप्त हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को मैथ लेकर आऊंगा और मैथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।